35 से 40 साल के बीच में जो आ चुके हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए दोस्तों यहाँ पर अब बहुत ही सावधानी से अपने पोर्टफोलियो को हमें बनाना है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमें रिस्क भी देखने हैं और हमारी इनकम को भी समझना है। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी, उनके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? भाई साहब, 60 साल जिनकी उम्र हो चुकी, सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि भाई उनकी जो भी पूंजी है, जो भी उनके पैसे हैं, सबसे पहले वो एक बार आप ज़्यादा यूनिट खरीद लिए और समय के साथ उनकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों, आपका जो पैसा है, आपका मोटा पैसा लंबे समय के लिए काम करता है मार्केट में, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसआईपी और लमसम के ऊपर कि कौन आपको यहाँ पे ज़्यादा फायदा दे सकता है। इस वीडियो में हम पूरा उदाहरण के साथ समझेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में, जो आप सभी के मन में कन्फ्यूजन रहता है, और साथ में मार्केट जब क्रैश होता है वहाँ पर लमसम करना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। साथ में दोस्तों एसआईपी करना कब बेहतर होता है और हमें एसआईपी कब करनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हमारी उम्र 25 से लेकर 30 साल के बीच में है तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर 30 से 35 साल के बीच हमारी उम्र हो चुकी है, हम एसआईपी करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से फंड हमें चुनना चाहिए, और अगर हमारी उम्र 35 से लेकर 40 साल के बीच में हो चुकी है तो यहाँ पर हमें किस तरीके का फंड चुनना चाहिए। और यहाँ पर अगर 40 से 50 साल उम्र हो चुकी है, बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, हमारी एसआईपी करने की उम्र निकल चुकी है, तो क्या एसआईपी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और करें तो कैसे फंड में करें। इन सब सारी चीज़ों का डिटेल में दोस्तों यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। यही नहीं, 50 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो भी आप किस तरीके का फंड चुनें, कैसी आप रणनीति बनाएं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर वीडियो में देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, जो आप सबको कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सब मिलाकर दोस्तों एसआईपी और लमसम को पूरी समझदारी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का रोड मैप यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल लेते हैं दोस्तों एसआईपी और लमसम के बारे में। कौन आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है? आप स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हैं कौन आपको ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है, एसआईपी या फिर लमसम। दोस्तों मैं आपको सिंपल यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप एसआईपी और लमसम के बीच में कंफ्यूज होना, तो सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में सोचिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे, जुटाएंगे, तब जाके हम लमसम अपना इन्वेस्टमेंट करें, इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, और यहीं पे दोस्तों काम आती है एसआईपी। अगर आप एसआईपी करते हैं, अगर कुल निवेश आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप एसआईपी में करने वाले हो, मान लेते हैं अगर आप एसआईपी में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने वाले हो, पूरा 5-5 हज़ार की एसआईपी आप कर रहे हो और 1 लाख अपना इन्वेस्ट करने वाले हो, और आपके पास अभी 1 लाख रुपये है, मतलब दोनों समान अमाउंट है, मतलब 1-1 लाख रुपये चाहे आप लमसम इन्वेस्ट करो चाहे आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करो, तो यहां पर दोस्तों फायदा दे सकता है आपको लमसम। क्यों? क्योंकि लमसम आप एक मुश्त पैसा अपना वहां पे मार्केट में डाल रहे हो। लेकिन यहां पर भी समझने वाली बात क्या है, जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग टर्म में नुकसान देखने को मिलता है। लोग गलती ये करते हैं कि जब मार्केट अपने पीक पे होती है, मार्केट अपनी हाई बनाई होती है, तब लोग वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से लमसम उनको नुकसान दे जाता है। और यहीं पे जो एसआईपी वाले हैं वो लगातार अपनी हर महीने एसआईपी करते चले जाते हैं, जहां पे उनका कॉस्ट एवरेज होता जाता है। सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में खरीदते हैं, दोनों में खरीदते हैं, और इसी की वजह से उनको एक एवरेज रिटर्न मिल पाता है। और यहाँ पर एसआईपी कभी कभी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो सिंपल सवाल है, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और एसआईपी में जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको एकमुश्त अगर आपके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए लमसम में, तो जाहिर सी बात है लमसम आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि मार्केट का उस समय कंडीशन क्या चल रहा है। अगर मार्केट हाई पे है और वहाँ पे लमसम कर रहे हो आप, तो आपको फ़ायदा नहीं दिख पाएगा या फिर बहुत ही कम दिख पाएगा, नुकसान आपको ज़्यादा हो सकता है। और वहीं पे अगर मार्केट गिरी हुई है और वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो लमसम, तो आपसे एसआईपी से कई गुना भी बेनिफिट आपको ज़्यादा दे सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पुराने खिलाड़ी हो मार्केट में या फिर नए खिलाड़ी हो। अगर आप पुराने खिलाड़ी हो फिर तो आप मार्केट को समझोगे, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो सबसे बढ़िया चांस है दोस्तों एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना। छोटे से अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, कॉस्ट एवरेजिंग आपका होता चला जाता है, और आप
बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके नहीं अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। अब अगर 1 लाख रुपए आप इकट्ठा इन्वेस्ट करोगे तो आप देखोगे मार्केट जैसे ही निगेटिव आएगी आपका दिल धड़कने लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हो, मार्केट नीचे जाएगी तो आप कहोगे चलो 5,000 ही इन्वेस्ट हुए हैं हमारे। तो जितना बड़ा अमाउंट उतना ज़्यादा रिस्क और उतना ही ज़्यादा टेंशन, ठीक है। तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हो, समय के साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेहतर यही रहता है कि आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करें। चलिए अब बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक पे दोस्तों। यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं। हमने जो आपको एग्जाम्पल समझाया, यहाँ पे एक तरफ आप एसआईपी देख पा रहे हैं, एक तरफ लमसम देख पा रहे हैं। एसआईपी का मतलब क्या? 5,000 रुपये की, आप 2,000 रुपये की जितनी की एसआईपी आप करना चाहते हैं हर महीने आपके अकाउंट से कटती है। आपका जो कुल निवेश होता है, मान लेते हैं 12 लाख रुपए का एसआईपी के जरिए कुल निवेश होता है और 12 लाख रुपए ही लमसम के जरिए आपका पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और एम्यूमन हम मान लेते हैं जो इंटरेस्ट रेट है, हाइपोथेटिकली इलस्ट्रेशन ओनली पास्ट रिटर्न के बिहाफ पे अगर अपना कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो पास्ट में जो फंड रिटर्न बना के दिए हम मान सकते हैं लगभग हाइपोथेटिकली 12% का इन्होंने पास्ट में रिटर्न बना के दिया है। तो अनुमानित अगर हम बात करते हैं तो लगभग एसआईपी हमें 75 लाख के आसपास का हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा है। और वहीं पे बात करते हैं लमसम की, अगर एक मुश्त पैसा अपना हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो दोस्तों ये 1 CR क्रॉस कर सकता है। लेकिन वही बात कि सही समय का चुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आता हूँ तीसरी कड़ी पे, मार्केट क्रैश में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों जरूरी है? देखिए, जब भी मार्केट नीचे आई होती है, बाजार जब गिरा होता है दोस्तों यहाँ पे, तो लमसम निवेश करने का यहाँ पे जो भविष्य होता है ये अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे होती, चीज़ें सस्ती हुई होती हैं और वहाँ पे आप अगर बड़ा पैसा अपना डालते हो तो आप ज़्यादा शेयर कह सकते हो या फिर ज़्यादा यूनिट आप खरीद पाते हो, ठीक है। जब एक बार आप ज़्यादा यूनिट खरीद लिए और समय के साथ उनकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों, आपका जो पैसा है, आपका मोटा पैसा लंबे समय के लिए काम करता है मार्केट में, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल पाता है। और जो लोग गिरावट में निवेश करते हैं उनको जब ज़्यादा यूनिट मिलता है, ज़्यादा उनको फ़ायदा दिखता है तो लोग ज़्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट रह पाते हैं। इसी वजह से दोस्तों जब मार्केट क्रैश होती है, जब मार्केट गिरती है, चीज़ें सस्ती हुई होती हैं, उस समय सही से सही टाइम होता है हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, एक मुश्त अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। आप यही समझो, आप बाज़ार से मान लेते हैं आपको गोल्ड का चेन लेना है, आप गोल्ड का चेन लेने जा रहे हो और सोना अभी बहुत ही महंगा चल रहा है, मान लेते हैं 3 लाख के भाव सोना चल रहा है, तो क्या आप गोल्ड खरीदोगे? आप कहोगे यार बहुत थोड़ा सा ले लेते हैं, आगे चल के काम आएगा तो फिर ले लेंगे। और आगे चल के मान लेते हैं गोल्ड अगर 1-1.5 लाख रुपये हो गया तो आप गोल्ड लोगे? आप कहोगे जी बिल्कुल लूँगा, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा गोल्ड खरीदने का मौका है उतने ही पैसों में। तो जब चीज़ें सस्ती हुई होती हैं उस समय हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो लमसम हमें यही सिखाया था कि जब मार्केट की गिरावट आए, मार्केट गिरती है, तो वहाँ पे लमसम करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, एसआईपी कब बेहतर दोस्तों हो सकती है। देखिए, जिन लोगों के पास एक ही साथ में बड़ा पैसा नहीं है, एक मुश्त पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपके पास बहुत बड़ी रकम नहीं है, 100, 200, 500, 1,000 रुपये जितना भी आपके पास में है, आप वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब आप एक छोटी छोटी राशि इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ही बड़ी राशि इन्वेस्ट नहीं करते एक साथ में, तो आपकी एक आदत बन जाती है कि आप नियमित अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हो। जब आपने आदत ही नहीं डाला होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर पाओगे? तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर छोटी सी एसआईपी शुरू करते हो तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, आपकी एक आदत बन जाती है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, आपको मार्केट को देखने का मौका मिल जाता है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मार्केट हाई बनाया हुआ है तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, हमें एक एवरेज प्राइस मिल जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय में हमें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। एसआईपी का ये बेहतर फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। और चौथी चीज़ दोस्तों, ये आपके रिस्क को कम करता है, जो आपकी जोखिम है ये आपकी क्षमता को और बढ़ाता है। जैसे आप अगर छोटा पैसा इन्वेस्ट किए रहोगे और मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नेगेटिव आएगी, तो आपको उतना डर नहीं रहेगा कि यार चलो मेरा 5,000 7,000 तो इन्वेस्ट है। जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ किए हो और आपका छोटा सा नुकसान हुआ होता है तो आप कहते हो चलो यार छोटा सा नुकसान तो हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर आपका 10 लाख 15 लाख का नुकसान अगर हो जाएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपको कि बहुत ही बड़ा नुकसान हमारा हो गया। तो इसीलिए जो एसआईपी है दोस्तों, ये आपके जोखिम को कम करता है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको अनुशासित करता है कि आप लगातार अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओ। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है,
उतनी उम्र आपकी हो चुकी है, तो आपको किस तरीके का फंड चुनना चाहिए, किस बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें भविष्य में नुकसान ना हो या फिर बहुत ही कम होने की संभावना हो। देखिए, सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे आपका लक्ष्य, ठीक है। आपको यहाँ पे 15 से 20 साल का आपको एक लक्ष्य बनाना है अपना कि भाई हमें किस लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना है। हमें पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हमें शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हमें घर बनाने के लिए इन्वेस्ट करना है, कि हमें कार लेना है, कि हमें बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। हमें अपने गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा दोस्तों, आपकी जो रणनीति है ये उच्च ग्रोथ वाले इक्विटी फंड में शामिल करनी होगी ताकि आपको लंबे समय में एक बेहतर रिटर्न मिल पाए। मतलब आप रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा रखते हो क्योंकि आपकी उम्र 25 से 30 साल यानी गोल्डन पीरियड में अभी आप आते हो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। तो यहाँ पर आप हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न आप कमा सकते हो। साथ में दोस्तों, आपका निवेश करने का जो तरीका है, एसआईपी आपको जारी रखना है और साथ में मार्केट की जब गिरावट आती है वहाँ पे हमें लमसम यानी एसआईपी प्लस लमसम की स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है, जो कि लंबे समय में हमें एक बेहतर रिटर्न बना के दे पाती है। आपकी एज के अकॉर्डिंग समय आपका सबसे बड़ा हथियार है और इसका फ़ायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। सवाल उठता है कि भाई कैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, किस कैटेगरी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, आपको मिड कैप कैटेगरी में पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो। जो मैं आपको यहाँ पे फंड बता रहा हूँ जस्ट इलिस्ट्रेशन और लिए हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल के लिए है, आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, आपको कोई भी सलाह हम नहीं दे रहे हैं। आप मिड कैप कैटेगरी ले सकते हो, आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ले सकते हो, साथ में आप स्मॉल कैप कैटेगरी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि आपको लंबे समय में एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ फंड के एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि अगर मिड कैप कैटेगरी में बात करते हैं तो एक्सिस का आ जाता है, पराग पारिक का, एचडीएफसी का, और मिड कैप कैटेगरी में एडलवाइस का। तो आप इन फंड को एक बार देख सकते हो, इनके फंड के ओवरव्यू को चेक कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब बढ़ते हैं, अगर आपकी उम्र 30 से लेकर 35 साल के बीच में आप आ चुके हो, अब यहाँ पे सवाल उठता है भाई कैसे फंड को चुने, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, कैसे अपने रिस्क टॉलरेंस बनाना है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को हमें बनाना है। एक बात बताऊं ना दोस्तों, ये वीडियो पूरा पैकेज होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जिस भी उम्र के पड़ाव में देख रहे हैं ना इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो इस वीडियो को काहे रोक के बैठे हैं, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल पाए और अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से वो कर पाएँ। रिक्वेस्ट करता हूँ, भेजिएगा जरूर वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर आपकी उम्र 25 से लेकर 35 साल के बीच में अगर आप हो अभी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लक्ष्य ही बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हो, सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, हमें किस लिए हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपकी रणनीति यानी ग्रोथ पर फोकस करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को बना के रखना है कि भाई मुझे कितना रिस्क लेना हमारे लिए सही हो सकता है, क्योंकि हमारी उम्र अब आधे पड़ाव पे पहुँच चुकी है, अधूरे पे हम आ चुके हैं। 30 से 35 साल के बीच में हमारी उम्र हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारी रिस्क की प्रोफाइल जो रखनी होगी ये हमें मॉडरेट रखनी होगी, ना तो बहुत ही हाई रिस्क और ना ही बहुत ही लो रिस्क, ठीक है। साथ में जो निवेश का तरीका है, एसआईपी आपको चालू रखना है और बीच बीच में जब मार्केट गिरावट आती है मार्केट में तो हमें लमसम भी हमें इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए। अभी के समय में भी आपके पास समय सबसे बड़ा हथियार है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा आप यहाँ पे ज़बरदस्त उठा सकते हो। फंड की बात करते हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एंड लिमिटेड फंड एक्सपोजर रख सकते हो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे फ्लेक्सी कैप में अगर 40% रखते हो, लार्ज एंड मिड कैप में अगर आप 40% रखते हो, 20% आप स्मॉल कैप में रख सकते हो, या फिर 30% स्मॉल कैप में रख सकते हो, मिड कैप में 30% रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फंड के एक्सपोजर कर सकते हो। कुछ इस तरीके से फंड आपको देखने को मिल जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर 35 से 40 साल के बीच में जो आ चुके हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए। इनके लिए दोस्तों यहाँ पर अब बहुत ही सावधानी से अपने पोर्टफोलियो को हमें बनाना है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमें रिस्क भी देखने हैं और हमारी इनकम को भी समझना है। यहाँ पर ग्रोथ और स्थिरता का संतुलन, जोखिम नियंत्रण, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य को डिसाइड करना है कि मैं किस लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको रणनीति बनाना है। आपका जो जोखिम है ये मध्य स्तरीय होना चाहिए, बहुत ही हाई रिस्क लेके आप अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। साथ में जो आपका निवेश का तरीका होगा ये भी एसआईपी जारी रखना है। साथ साथ अगर आप मार्केट में करेक्शन देखते हैं तो लमसम भी आप यहाँ पर निपटा सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर
धैर्य और अनुशासन के साथ आपको अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना होगा, क्योंकि जो ये उम्र होती है दोस्तों 35 से 40 साल के बीच में, इस बहुत ही हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली उम्र होती है। बच्चे की पढ़ाई भी चल रही होती है, माँ बाप को भी देखना है, अपना भी देखना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैनेज करना होता है। और यहाँ पर आदमी आके डगमगा जाता है, उसके रिस्क टॉलरेंस बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आप अपने रिस्क के साथ साथ धैर्य के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें। आपको अपने रिस्क को यहाँ पर बहुत ही मिनिमम करके रखना है, बहुत ही हाई रिस्क आप लेकर ना चलें। आप फ्लेक्सी कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप कैटेगरी एंड फोकस्ड फंड, इंडेक्स फंड या फिर ETF, डेट और इक्विटी का एक्सपोजर आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। फंड की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दी जा रही होगी। यहाँ पर दोस्तों ये एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपको सलाह नहीं है। साथ में अगर आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट 35 से 40 साल के बीच में करने वाले हैं, कोशिश ये करिए कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें, जो कि आपके रिस्क को ये थोड़ा सा कम करता है, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है। क्योंकि यहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सर होता है, तो आपको इक्विटी थोड़ा सा ग्रोथ देती है और डेट थोड़ा संभालता है जब भी मार्केट में करेक्शन आती है। डेट में आपका एक्सपोजर कम से कम 30 to 35% के बीच में मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। अब बात करते हैं 40 से 45 साल बीच में जिनकी उम्र आ जाती है, उनके लिए भाई किन बातों को ध्यान में रखना है। अगेन जोखिम आपको यहाँ पे कम करने की ज़रूरत अब है। आप ज़्यादा रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में, आपको अपना रिटायरमेंट प्लान भी करना है, आपके पास कुछ पैसे भी होने चाहिए और आपका रिस्क बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। साथ में आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, ऐसा आपको अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना है, बैलेंस बना के आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड में भी अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर आपको बढ़ाना चाहिए। लंबे समय के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखें, ताकि आपको धैर्य और अनुशासन के साथ आपको रिटर्न देखने को मिल पाए। मल्टी एसेट फंड जिनका एलोकेशन आप रख सकते हो, बैलेंस एडवांटेज फंड आपके पोर्टफोलियो में मैंडेटरी हो जाता है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। लार्ज के फंड आप रख सकते हो, इंडेक्स फंड रख सकते हो एंड डेट ओरिएंटेड फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। कुछ इस तरीके के फंड आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारी रिस्क एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम उतना ही रिस्क लेके चले जितना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत ही हाई रिस्क में काहे अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो हमें ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उम्र के साथ साथ जैसे हमारे रिस्क लेने की क्षमता हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सवाल उठता है, जो 50 साल से प्लस हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए। तो भाई साहब जो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं ना, उनको यहाँ पर पूंजी की सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। मतलब जो भी उनका कैपिटल है उनको सबसे पहले उसको सुरक्षित करना चाहिए। उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे फ्यूचर में अगर उनको पैसे की नीड है, उनके पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे उनको मिल पाएँ। ठीक है, ये बहुत ही हाई रिटर्न वाले में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बेहतर नहीं होगा। उनको एक स्थिर रिटर्न की अब ज़रूरत समझ में आ रही है। साथ में आप नियमित आय पर फोकस करें और महंगाई से आगे आ रहे हैं कि नहीं, ये भी आप ध्यान रखें। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ना इन्वेस्ट कर दें कि आप महंगाई से पीछे चले जा रहे हो। आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने हैं जो कि महंगाई को बीट भी कर पाएँ। साथ में रिटायरमेंट की भी प्लानिंग आपको करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो आपके रिस्क को कम करता है दोस्तों, डेट फंड कैटेगरी जो पहले नंबर 1 पे आता है। दूसरी कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे आ जाती है हाइब्रिड फंड, जो कि आपको एक संतुलित रिटर्न बना के दे पाती है। साथ साथ में इक्विटी सेविंग लार्ज कैप फंड जो होते हैं, कम रिस्की फंड होते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं। गोल्ड और गोल्ड के ETF होते हैं, जो कि मार्केट गिरावट में थोड़ा बहुत ये आपको संभालते ज़रूर हैं। अभी हाल फिलहाल में तो गोल्ड का जो काफ़ी बुरा हाल है अभी भी, लेकिन संभालते हैं जब मार्केट गिरती है। PPF, SSC, FD कुछ केसेस में आपके लिए इमरजेंसी फंड के लिए हो सकता है। PPF भी ठीक ठाक है। SSC भी आपके लिए बेहतर हो सकता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर अब 50 to 70% पैसा आपका सेफ जोन में होना चाहिए। मतलब बहुत ही हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में ना होना चाहिए जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर जा रही हो। लेकिन फंड कैसा होना चाहिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेके देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर क्यों पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि यहाँ पर नियमित आपको रिटर्न मिल सकता है। भले ही आपको यहाँ पे रिटर्न कम मिले, थोड़ा ग्रोथ, थोड़ा यहाँ पे जो है कि सुरक्षा आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी, उनके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। भाई साहब 60 साल जिनकी उम्र हो चुकी, सबसे पहली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि भाई उनकी जो भी पूंजी है, जो भी उनके पैसे हैं, सबसे पहले वो सुरक्षित हों। ठीक है,
60 साल का जो व्यक्ति हो चुका है, सबसे पहला सवाल कि भाई उसका पैसा सुरक्षित है या नहीं है। उसके बाद नियमित आय पे उसको फोकस करना है, भाई किस तरीके से हमारी इनकम बढ़ती रहे, आती रहे। साथ में महंगाई सुरक्षा पाए ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनको ऐसा रिटर्न मिल पाए जो कि महंगाई को बीट कर पाए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लेते हैं महंगाई 7% बढ़ रही है, तो उनके पैसे 8% 10% की सबसे बढ़े कम से कम, तो उनके लिए बेहतर हो सकता है। साथ में रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाएं एंड सरल और समझने योग्य आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि कोई एरो गैरो नथु कैरू आके बता दे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना है, आपने वहाँ पर आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट अपना कर दिया। ऐसा करने पे आपको आपकी कैपिटल पे नुकसान हो सकता है। साथ में सरल और साथ में टैक्स प्लानिंग करना मत भूलें, टैक्स प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको करना चाहिए। आप किस तरीके के फंड अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स एंड यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड, गोल्ड न्यूएस, पीपीएफ और एसएससी वाले जो मैंने 50 साल से प्लस वाले में योजना में आपको बताया, लगभग सेम पोर्टफोलियो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको कैसे बेहतर रह सकते हैं, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये 10 के 10 जो मैंने आपको यहाँ पे फंड बताया दोस्तों, ये हर उम्र के लिए मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताया, कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या एग्जाम्पल है, मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना बेहतर रहता है, ठीक है। तो मार्केट में जब भी हमें समय मिले, हमें लमसम करना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट में जब गिरावट आती है उस समय मार्केट एक बेहतर मूड में होता है हमें रिटर्न देने के लिए। और SIP हमें तब करनी चाहिए जब हमारे पास, SIP तो हमें हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे की नीड नहीं होती है, आपके पास जितने पैसे उतने से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। एंड 25 से 30 साल का पोर्टफोलियो मैंने स्क्रीन बताया दिया, साथ में 30 से 35 साल का पोर्टफोलियो भी मैंने बता दिया, और 35 से 40 साल के बीच का पोर्टफोलियो, 40 से 50 साल का पोर्टफोलियो एंड 50 साल से ज़्यादा जिनका पैसा उम्र हो चुका है उनको अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, 60 साल जिनकी उम्र हो चुकी है उनको कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैंने पूरी डिटेल में सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपका एक एक कमेंट का रिप्लाई हम करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बना लिया और आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अगर आपने डिसीजन बनाया है तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप में से कितने लोग अभी इन्वेस्टमेंट करने की तलाश में है या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में उनके लिए हम और भी अच्छी प्लानिंग करके वीडियो ला पाएँ और उनको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करने में उनकी हेल्प कर पाएँ। मैं एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट करने की वजह, बाकी एडवाइस मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है कि SIP कैसे करते हैं, उसका पूरा डिटेल क्या है, कैसे फंड चुनते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो ना, ये वीडियो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखिए, मिलता आपको इसी वीडियो में। नहीं करना कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।